नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आने वाली गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशन में आपको क्या और कैसे कर सकते हैं, उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस पर कुछ जानकारी लेकर। दोस्तों, आप सबको ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अप्रैल के बाद या अप्रैल के मिड अप्रैल से समर वेकेशन लग जाएंगे और इस समर वेकेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को कैसे ऑक्युपाई करें, कैसे बिजी रखें या उस वक्त का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। आज इसी के बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे जो पहली चीज है इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो आपको करनी है वो है कि आप बच्चे की एबिलिटीज यानी काबिलियत का पता लगाएं। ये जानें कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज कैसी हैं, उसकी शारीरिक या फिजिकल एबिलिटीज कैसी हैं, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये कैसी हैं, बॉल फेंकना, बॉल कैच करना, जंप करना, ये सारी योग्यताएं उसमें हैं या नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, मेंटल एबिलिटीज यानी उसकी दिमागी काबिलियत कैसी है, सुनना, समझना, चीज़ों को समझना, उनको उसके हिसाब से इस्तेमाल करना, जो कहा गया है उस चीज़ को समझकर उस हिसाब से एक्ट करना, ये सारी दिमागी काबिलियत होना चाहिए। सही वक्त पर सही फैसला लेना, किस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये दिमागी काबिलियत होती हैं जो बच्चे की एज के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप होती हैं। बच्चे में कितनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज, उसकी सोशल एबिलिटीज यानी सामाजिक काबिलियत कैसी है, बच्चों के साथ मिक्सअप होता है या नहीं होता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता है या नहीं खेलता है, अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, वो क्या स्तर रखता है, वो किस लेवल पे है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी कितनी है, रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसी है, कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, एक अक्षर बोल पाता है, दो शब्द बोल पाता है, तीन शब्द बोल पाता है, छोटा वाक्य बोल पाता है, बड़ा वाक्य या बड़ा सेंटेंस बोल पाता है, उसका लेवल क्या है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन का लेवल क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जब हम उसकी काबिलियत के बारे में जानते हैं तो दूसरी चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो है इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किन चीज़ों में है, किन क्रियाओं में है, किन एक्टिविटीज़ में है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है और कैसा है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब प्लान करेंगे तो उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हम काम कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और रिजल्ट ले पाएंगे। तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट एरिया जानना बहुत ज़रूरी है। उसे खेलना अच्छा लगता है, उसे दौड़ना अच्छा लगता है, उसे मोबाइल अच्छा लगता है, उसे बॉल अच्छी लगती है, उसे कार अच्छी लगती है, उसे जीप अच्छी लगती है, उसे घूमते खिलौने अच्छे लगते हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, कब अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, किसके साथ अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। अगर हम उसका इंटरेस्ट जानेंगे तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, नीड्स क्या हैं। बच्चा आज जिस लेवल पे है उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अक्सर हम गलती करते हैं कि हम वो सिखाना चाहते हैं, वो करवाना चाहते हैं जो हम सोचते हैं कि सही है। अब वो सही हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आके सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, टीचर, ट्रेनर, थेरेपिस्ट पेरेंटल प्रेशर में गलत डिसीजन लेते हैं और जो पेरेंट्स चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब बच्चे की एबिलिटी हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे की ज़रूरत हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस दिशा में ये होता है कि कई वर्ष बाद, कई बार 1 साल 2 साल या कुछ महीने के बाद समझ में आता है कि वो गलत कर रहे थे।
लेकिन ये गलती एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या प्रोफेशनल हो। तो यहाँ पर ये गलती नहीं होना चाहिए। बच्चे की ज़रूरत वक्त के हिसाब से, बच्चे की फिजिकल नीड, बच्चे की मेंटल नीड, बच्चे की सोशल नीड, बच्चे की लैंग्वेज नीड, सबको ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना चाहिए। उन नीड को स्पेसिफिक करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। चौथी स्टेज में जब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, यानी समर में क्या करना है, जब बच्चे के पास समय ही समय है, तब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चे की ज़रूरत क्या है और उसके इंटरेस्ट क्या है। ज़रूरत और इंटरेस्ट को हम मैच करेंगे। मैच करने के बाद कब, कौन, कहाँ, क्या और कैसे करवाएगा, ये सब हम तय कर लेंगे। ये लिखित में हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप राइट करके यानी कि लिख के रख लेंगे तो बेस्ट होगा। उस लिखे हुए को अगर आप कहीं पर विजिबल यानी कि टांग सकें, आपको आते जाते दिख सके, आपको रोज देख सकें, इस कंडीशन में रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। और फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चे को गेंद, रंगीन गेंद, लाल, हरी, नीली, पीली गेंदें या बॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं, उनके साथ खेलता रहता है, उनको ढूंढता रहता है, उनको फेंकता रहता है। ये उसका इंटरेस्ट एरिया है, लेकिन वो रंग नहीं पहचानता है। तो हमारी नीड क्या है? रंग पहचानना सिखाना। अब हम इसको टारगेट बना सकते हैं, अपना प्लान दे सकते हैं इसमें, और उस प्लानिंग के तहत हम क्या कर सकते हैं कि हम बच्चे के पास 10 बॉल रख दें। 10 बॉल 5 कलर की, यानी कि 2 रेड, 2 ग्रीन, 2 ब्लू, 2 येलो, 2 वाइट, 5 कलर की 10 बॉल हमने उसके पास रख दी। और सामने 3 फीट की दूरी पर उसके एक बॉक्स या डस्टबिन, खाली डस्टबिन रख दिया प्लास्टिक का, और बच्चे से कहा कि ये बॉल उसमें डालनी है। बच्चे को बॉल फेंकने में मज़ा आता है, वो फेंकेगा और बॉल उसमें जाएगी। जब जाएगी तो ताली मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है, मिलेगा। बच्चे को भी मज़ा आ रहा है और वो एक फिजिकल एक्टिविटी करके एंजॉय भी कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में कहेंगे कि नहीं, अब रेड बॉल डालना है, अब कोई सी भी बॉल नहीं डालना, रेड बॉल डालना है। तो अब उसे रेड बॉल ढूंढनी होगी उन 10 बॉल में से। अगर वो पहचान जाता है तो ठीक है, नहीं पहचानता है तो हम बताएंगे कि ये है रेड बॉल। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम सिर्फ रेड और ग्रीन बॉल रखेंगे, बाकी बॉलों को हटा देंगे ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। अब जब उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, यानी रेड और वाइट या रेड और ग्रीन, तो वो रेड और ग्रीन में से 50% चांस होंगे कि वो सही उठाएगा। और जब वो सही उठाए तो शाबाश, फिर से वो डाले, गुड। तो यहाँ पे एक तरफ कलर कॉन्सेप्ट सीखेगा, दूसरी तरफ उसका कोऑर्डिनेशन स्किल डेवलप होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, थ्रो, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। और यहाँ पर हम धीरे धीरे बॉलों की संख्या कलर के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। पहले 2 कलर थे, फिर 3 कलर, फिर 4 कलर, फिर 5 कलर, और भी बढ़ा सकते हैं अपने बच्चे की ज़रूरत और वक्त के हिसाब से। और दूसरा जो अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि हम सुधार कर सकते हैं, वो कि 3 फीट में वो सारी बॉलें डाल लेता है, तो अब हम 5 फीट कर देते हैं डिस्टेंस। अब धीरे धीरे वो 5 फीट में भी सारी बॉलें डाल लेता है, तो हम 8 फीट कर देते हैं डिस्टेंस। यानी कि हम डिस्टेंस को कठिन बनाते जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास जगह नहीं है, कमरे के अंदर या छत पे इतनी जगह नहीं है कि हम 10 फीट से ज़्यादा कर पाएँ, तो हम ये करेंगे कि उस बास्केट को दीवार पे हाइट में बढ़ाते जाएं। पहले हमने 3 फीट पे लगाई, फिर हमने 5 फीट पे लगाई, फिर 8 फीट पे लगाई। यानी कि हम जितना लेवल पे ले जा सकते हैं, एक सिमिलर हाइट पर दूसरा हाइट बढ़ाते हुए हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसकी कठिनता को बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे सीखता जाएगा, कलर भी सीखेगा, फिजिकली भी इम्प्रूव होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा, और अटेंशन कंसंट्रेशन में भी बहुत फायदा होगा। तीसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं इसी एक्टिविटी में कि हमने जो बॉक्स या डस्टबिन लिया था, हम उसका साइज छोटा करते चलें ताकि अब उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसमें डालने में।
क्योंकि जितना छोटा मुंह होगा उतना ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से ये चेंजेस करके बच्चे में स्किल डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जिससे हम बच्चे की गर्मियों को मनोरंजक और सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की सैकड़ों एक्टिविटी हो सकती हैं जो आप अपने बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट और ज़रूरत और उनको अपने तरीके से, बच्चे के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ता रहे और सीखता रहे। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपके मन में और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आपको एक बार फिर ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।